चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, डिपॉजिट पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हमने डिपॉजिट में पढ़ा, दो टाइप के डिपॉजिट है, मेंबर से लेना और पब्लिक से लेना। अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे अभी लास्ट क्लास में? मेंबर से। अभी पब्लिक की बारी आई नहीं है। चलिए, अभी तक हम मेंबर से ही ले रहे हैं। आ जाइए, यहाँ पे सेक्शन 73 का 2, सेक्शन 73 का 2 क्या बोलता है? कंडीशंस है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी? क्यूआर पास करना, ओआर पास करने में बाकी फॉर्मेलिटीज। चलिए, यहाँ पर यही वाला डाउट था क्या? नहीं, डाउट ये नहीं था, यही था। अच्छा, ये था। इसका शॉर्टकट बता रही हूँ। डिपॉजिट एक्सेप्ट करें, डिपॉजिट क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? उसका एक ड्यूरेशन होता है मैच्योरिटी का। किसका ड्यूरेशन? मैच्योरिटी का। हमने पढ़ा था मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम पीरियड कितना है? 6 महीने। मिनिमम पीरियड कितना है? 6 महीने। मैक्सिमम पीरियड क्या है? 36 मंथ। ठीक है, यहाँ पे 30, एक्चुअल में इसकी जो लैंग्वेज है वो गड़बड़ है, इस कारण से कंफ्यूजन हो रही थी। इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम 3 साल से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मिनिमम 6 महीने का तो डिपॉजिट होना चाहिए। चलिए, मेंबर से बात करिए। आप लोगों से मैंने पैसा लिया, अगर मैंने आपसे पैसा लिया तो मुझे रिटर्न करना है, तो कब रिटर्न करना है? मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम 6 महीने तो होने चाहिए। उसकी लैंग्वेज नेगेटिव है, नेगेटिव लैंग्वेज में आ जाओ। कंपनी नहीं लेगी ऐसा। कैसा वाला? कि जो ऑन डिमांड में मांगा जा रहा है, ऐसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगी नहीं। ये पॉइंट समझ में आया? वापस, कंपनी जब भी अपने मेंबर से डिपॉजिट लेगी तो ऐसे वाले डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी। कौन सा वाला है? जो मेंबर ऑन डिमांड में मांगे। तो ऐसा नहीं चाहिए भैया, हमें बर्डन हो जाएगा। या फिर क्या लिखा है? लेस देन 6 महीने वाला नहीं। दैट मीन्स क्या? मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए? 6 मंथ का तो एफडी होनी चाहिए, डिपॉजिट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? लैंग्वेज नेगेटिव है। क्या लिखा है? कोई भी कंपनी ऐसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी जो ऑन डिमांड होगा, और जो क्या होगा? लेस देन 6 मंथ, और जो क्या होगा? मोर देन 36 मंथ। ये नेगेटिव लिस्ट है ना? नेगेटिव लिस्ट में लिखा है ऑन डिमांड वाला नहीं, 6 महीने से कम वाला नहीं, 36 मंथ से ज्यादा नहीं। दैट मीन्स अगर सीधी लैंग्वेज बोलूं तो सीधी लैंग्वेज ये है, मिनिमम पीरियड 6 है, मैक्सिमम पीरियड क्या है? 36 मंथ। इतने ही ड्यूरेशन का आपका डिपॉजिट होना चाहिए। फिर नीचे हमने ये 10% वाली बात पढ़ी थी, 10% वाली बात पढ़ी थी ना 10% वाली बात। चलिए समझना, जनरल रूल, मिनिमम ड्यूरेशन कितना होना चाहिए आपका? मैच्योरिटी का 6 महीने का। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? 10%। 10% किसका? पेड अप, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, रिपेबल आफ्टर 3 मंथ्स। अगर एकदम ही शॉर्ट ड्यूरेशन वाला है, एकदम ही शॉर्ट ड्यूरेशन वाला, और शॉर्ट ड्यूरेशन से हमारा मतलब कितना है? 3 महीने के अंदर, मतलब उसकी मैच्योरिटी क्या है? 3 महीने। लेकिन उसकी फिर लिमिट भी ज्यादा होनी नहीं चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10%। 10% अपनी बैलेंस शीट निकालो, इन अकाउंट को देखो, इनको ऐड करो और उसका 10% निकालो। जितना अमाउंट बनता है इतना ही आप अपने मेंबर से ले सकते हो। तो जनरल रूल 6 महीने से कम की आपकी मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्शन 3 महीने की भी हो सकती है, लेकिन वो 3 महीने के लिए क्या होना चाहिए आपका? 10% की लिमिट है। किस किस की? पेड अप, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बोलो, नेगेटिव लैंग्वेज समझ में आ गई? पूरा हो गया कंक्लूड? जॉइंट नेम हो सकता है? हो सकता है ना? पढ़ लिया था। चलिए, हमने ये पढ़ लिया था, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का समझना। एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है? जिसका 100 करोड़ है और 500 करोड़ है नेटवर्थ और टर्नओवर, ये एलिजिबल है। जो पब्लिक कंपनी इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रही है तो वो सब क्या कहलाएंगी? नॉन एलिजिबल। वो नॉन एलिजिबल किस में होगी? सेक्शन 73 में भी तो आ जाएंगी। सेक्शन 73 में कौन हो गई? पब्लिक कंपनी है। सेक्शन 73 में क्या है? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट भी है, लेकिन अभी मैं पब्लिक की बात कर रही हूँ। लेकिन पब्लिक कंपनी जिसकी लिमिट क्रॉस नहीं हुई है तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है जनता के पास जाने का। उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन क्या है? मेंबर के पास। तो नॉन एलिजिबल कंपनी कौन कहलाएगी? जो सेक्शन 73 में आ रही है। इन्होंने 2 स्पेसिफिक क्यों बोला? क्योंकि 2 में क्या लिखा है? ओआर पास करना कंडीशन। एक्चुअल में उनका पर्पस 73 से ही है। समझ में आया? क्योंकि 73 में पब्लिक प्राइवेट दोनों, लेकिन पब्लिक कंपनी मेंबर के पास तभी जाती है जब उनके पास पब्लिक के पास जाने का ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? पक्का? चले, अब यहाँ पे कुछ बातें दे रखी है, एग्जेम्पशन दे रखा है। किसको एग्जेम्पशन दे रखा है? आईएफएससी फुल फॉर्म बताओ। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो ये इंटरनेशनल चीजें, हम इंटरनेशनल चीजों को वैसे ही बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो प्रमोट करने का हमारा सबसे पहला एडवांटेज क्या है? कि हमें उन्हें प्रमोशन देना, तो उनके कंप्लाइंसेस कम। आपको ये रूल्स रेगुलेशन कंप्लाइंसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कौन से? इन्होंने कहा पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी दोनों को। कौन से? सेक्शन 73 जो अभी हम पढ़ रहे हैं।
अभी हम 73 पढ़ रहे, क्या 76 में पहुंचे? क्या नहीं, अभी हम किसकी बात करें? मेंबर से लेने की। इन्हें अगर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो आईएफएससी वाले हैं, अगर इनको अगर उठाना है, डिपॉजिट उठाना है, तो ये लोग उठा सकते हैं, ये वाले रूल लगते नहीं है। अभी हमने जो परसेंटेज पढ़ा, क्या परसेंटेज पढ़ा? 10%, 25%, 35, अभी ये सब पढ़ा है ना। तो एलिजिबल कंपनी तो आगे चल के हम पढ़ेंगे, क्योंकि सेक्शन 76 नहीं पढ़ा। अभी हमने सेक्शन 73 पढ़ा। 73 के अकॉर्डिंग क्या लिमिट है मेंबर से? 35%, वो भी किससे? ओनली फ्रॉम मेंबर्स। जनता से ले सकते हैं क्या? नहीं। इन्होंने कहा छूट है, तो किस टाइप की छूट होगी? क्या ये लिमिट है इन पे लगेगी 35% की? नहीं, मतलब ये इससे ज्यादा ले सकते। कितना ज्यादा ले सकते हैं? इन्होंने कहा 100% ले सकते। ऑब्वियसली 100% किसका होगा? सेम पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो क्या लिखा है? एग्रीगेट, पेड अप, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वापस किस टाइप की छूट है? सेक्शन 73 नहीं लगेगा। सेक्शन 73 साफ साफ बोलता था भाई 35 की लिमिट है, इसको क्रॉस नहीं करने का, लेकिन आईएफएससी को ये लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इन्होंने कुछ नहीं पूरा डिटेल में बताया, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द, क्या लिखा है? नॉट एप्लीकेबल। मैक्सिमम लिमिट जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, मैक्सिमम लिमिट कौन सी? जो ये लिमिट हम पढ़ रहे हैं, ये पूरी मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्राइवेट, आईएफएससी वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो गया। आईएफएससी वाला टॉपिक यहाँ पर खत्म। वापस सेक्शन 73 की बात करूँ। सेक्शन 73 में दो आते हैं, पब्लिक आता है, प्राइवेट आता है, दोनों आता है। बोलो हाँ। इनकी लिमिट क्या है? इनकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? 35। क्या 35 से ज्यादा कर सकते हैं? नहीं। चलिए, अगर ये पब्लिक प्राइवेट कंपनी आईएफएससी वाली है तो क्या ज्यादा कर सकते हैं? हाँ, कितना ज्यादा? 100%। 100% किसका? रिपीट नहीं करूँ, सेम है। ठीक। अब इन्होंने कहा हम नॉर्मल प्राइवेट कंपनी की बात करें। किसकी बात करें? नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी अगर इन कैटेगरीज को, इन सारी चीजों को फुलफिल कर रही है, तो उसको भी ये 35% वाली लिमिट लगेगी नहीं। इन्होंने कहा अगर वो प्राइवेट कंपनी क्या एक स्टार्टअप कंपनी है, तो आपकी लिमिट जो 35 है मेंबर से एक्सेप्ट करने की डिपॉजिट, आपके लिए लिमिट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 100%। कितनी बढ़ जाएगी? 100%। लेकिन कब तक के लिए? 10 साल के लिए। आज मैंने एक कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आज मैंने अब कंपनी स्टार्टअप करी है, आज इनकॉर्पोरेट हुई है, 10 साल तक मुझ पे 35 की लिमिट नहीं लगेगी। मतलब कितनी लगेगी? 100। जैसे मैं 11वें 12वें साल में आती हूँ और अगर मैं डिपॉजिट लेती हूँ, तो अब मुझे वो लिमिट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कौन सी वाली? 35 वाली। बात समझ में आ रही है? पक्का? चलिए, और कौन सी? प्राइवेट कंपनी फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। प्राइवेट कंपनी को क्या करना है? ये सारी कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। तो फिर वो क्या करेगी? उस पर 35 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो कंपनी क्या नहीं है? किसी से भी एसोसिएट नहीं है, सब्सिडरी नहीं है। बोरिंग ऑफ सच कंपनी फ्रॉम द बैंक्स, बैंक से उसने क्या कर रखा है? बोरिंग। बोरिंग ले रखा है मतलब क्या? लोन ले रखा है। समझना, रीड कर रही हूं। अगर इस कंपनी ने बोरिंग ले रखा है फ्रॉम द बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, क्या लिखा है? लेस देन। किससे लेस देन? ट्वाइस। ट्वाइस मतलब टू टाइम्स फ्रॉम दी पेड अप शेयर कैपिटल। आपकी कंपनी का जो भी पेड अप शेयर कैपिटल है, मान लो मैं मानती हूँ 5 लाख है। कितना पेड अप कैपिटल है? 5 लाख। तो इस कितना होता है? 10 लाख। और क्या लिखा है? 50 करोड़। विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, 5 करोड़ या 10 लाख? 10 लाख। 10 लाख। इन्होंने कहा अगर आपका बोरिंग बहुत ही कम है, मतलब आपने बैंक से बहुत ज्यादा लोन नहीं लिया है, तो आप डिपॉजिट ले लो, क्योंकि डिपॉजिट भी क्या एक तरीके का लोन है जो आप ले रहे हो, रिटर्न करना है। अगर आपकी कंपनी का एसोसिएशन, सब्सिडरी कुछ भी कनेक्शन नहीं है, या फिर क्या बोल दिया, आपकी कंपनी क्या बैंक से किसी से भी उन्होंने लोन नहीं लिया है, या फिर लोन लिया तो बहुत माइनर लिया, बहुत कम लिया, ठीक है, अगर उन्होंने कम लिया एंड सच कंपनी इज नॉट डिफॉल्ट, उस बोरिंग करने में आपने कोई भी डिफॉल्टिंग नहीं करेगी, तो आपकी कंपनी एलिजिबल है कि आप पर ये 35% की लिमिट की जगह क्या लगेगा? 100%। क्या बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि हमने इतनी सारी लिमिट पढ़ ली, तो सबका पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन चार्ट वाइज समझेंगे। हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम लिमिट। हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट। सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 73 और एक तरफ हम पढ़ते हैं सेक्शन 76, ठीक है। सेक्शन 73 क्या बोलता है? नॉन एलिजिबल कंपनी की बात करता है, क्योंकि नॉन एलिजिबल और प्राइवेट कंपनी, नॉन एलिजिबल कौन कौन है? प्राइवेट कंपनी भी है और पब्लिक कंपनी जिसकी लिमिट 100 और 500 नहीं है। यहां तक चीज क्लियर है? क्या मैं इसे एलिजिबल कंपनी बोल सकती हूँ? अब एलिजिबल कंपनी की बात करूं तो एलिजिबल कंपनी फ्रॉम मेंबर और फ्रॉम पब्लिक दोनों से ले सकती है। फ्रॉम मेंबर से कितना लेगी? 10%। फ्रॉम पब्लिक से कितना लेगी? 25%। ये दोनों चीजें हमने देख ली थी अपने इसमें। 76 क्लियर है?
पक्का एलिजिबल कंपनी क्लियर है। अब आती हूँ मैं किसमें, नॉन एलिजिबल कंपनी। नॉन एलिजिबल कंपनी अगर वो मेंबर से ले रही है और वो पब्लिक से ले रही है, पब्लिक से तो लेना अलाउड ही नहीं है, लेकिन मेंबर से लेना अलाउड है। हाँ, लिमिट कितनी थी, 35। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब इन्होंने कहा कि कुछ छूट मिल रखी है, ये 35% वाले से हमें क्या मिल रखी है, कुछ एग्जेम्पशन, कुछ छूट है। ये छूट किसको मिल रखी है, आईएफएससी पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी। अगर आईएफएससी वाली कंपनीज है तो इनको क्या बोल दिया, इनमें ये 35% वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, तो रादर उसकी जगह पे क्या लगेगा, 100%। ये चीज क्लियर है। बढ़ू, इन्होंने कहा कुछ और प्राइवेट कंपनी को भी छूट मिल रखी है, ये 35 की जगह वो लिमिट क्या हो जाएगी, 100, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ कैटेगरी है उस प्राइवेट कंपनी की। पहली वो प्राइवेट कंपनी कौन सी, स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी को बने हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, विद इन कौन से ड्यूरेशन में, 10 ईयर, 10 साल तक वो एग्जेम्पशन है। 10 साल के बाद एग्जेम्पशन मिलेगी क्या, नहीं। प्राइवेट कंपनी जो फुलफिल करेगी कंडीशन, पहला वो एसोसिएट नहीं हो, सब्सिडी नहीं हो, बोरिंग वही वाली लिमिट जो हमने 2% ट्वाइस पढ़ा, ठीक है, या फिर कंपनी ने कुछ भी डिफॉल्ट ना किया। क्या ये बात समझ में आई? तो ये था पूरी पूरी लिमिट का क्रक्स। समझ में आ गया क्या? पक्का पूछ लूं तो प्लीज बच्चा इस चार्ट को दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ, आ जाओ। अब बस हेडिंग देखना क्या लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट किसकी बात हो रही है, डिपॉजिट, सॉरी दो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। इन्होंने क्या बोला, डिपॉजिट में एक इंटरेस्ट रेट होता है, डिपॉजिट मैंने आपसे लिया और रिटर्न कर दिया, क्या फायदा है तुम लोग का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाओगे ना, इंटरेस्ट कमाना चाहते हो। और क्या लिखा है यहाँ पर, ब्रोकरेज। ये ब्रोकरेज क्या होता है, बीच का जो कमीशन पे करना पड़ता है, ठीक है। तो उन्होंने दो चीजों की बात की है। इन्होंने कहा डिपॉजिट में क्या इंटरेस्ट रेट रखोगे, उन्होंने कहा जो रखना है रखो, लेकिन आरबीआई एक रेट डिसाइड करेगा, आरबीआई एक रेट डिसाइड करेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए, नो कंपनी साफ साफ बोल दिया, कैरिंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्या लिखा है, पे ब्रोकरेज। कंपनी जो भी ब्रोकरेज पे करती है या फिर कंपनी जो भी इंटरेस्ट पे करती है, सेक्शन 73 चल रहा है, मेंबर को मिल रहा है, ठीक है। द रेट एक्सीडिंग द मैक्सिमम रेट, क्या लिखा है, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज, जो भी किसने डिसाइड किया है, आरबीआई, उससे ज्यादा नहीं। स्टार्टिंग में नो लिख दिया ना, तो नो का मतलब उससे एक्सीड करेगा नहीं। वापस पूरा समरी कंक्लूजन, आरबीआई एक रेट डिसाइड करी, फॉर एग्जाम्पल 8%, ठीक है, तो 8% जो रेट दे रखा है उसको एक्सीड करने का नहीं। बात समझ में आ गया। ब्रोकरेज जो भी दिया जा रहा है, ब्रोकरेज जो भी डिसाइड कर रखा है आरबीआई ने, उसे एक्सीड करने का नहीं, ठीक है। क्या कुछ इंटरेस्ट रेट दे रखा है, नहीं। आरबीआई टाइम टू टाइम अनाउंस करती रहती है अपने आए दिन, न्यूज चैनल या फिर न्यूज़पेपर में आप देखते रहते हो, वो से रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, ठीक। नीचे आ जाओ, क्या लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशन किसकी, डिपॉजिट की। मेंबर से हम डिपॉजिट ले रहे हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी। तो टर्म्स एंड कंडीशन ऑल्टर कर रहे हैं, क्या ये राइट है, हाँ ये राइट है, लेकिन जब भी ऑल्टर करोगे तो फेवरेबल होगा या बुरा होगा आपके लिए, फेवरेबल, ये लिखा है। कोई राइट रिवर्स रिजर्व नहीं है आपके पास, कोई भी राइट नहीं है जो आप क्या करोगे, प्रेजुडाइज मतलब हार्मफुल या फिर डिसएडवांटेज ऑफ द डिपॉजिटर। आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन ऑल्टर करें, ऑल्टर करने से मना नहीं करें, लेकिन आप ऐसा कोई भी ऑल्टरेशन नहीं कर सकते जो डिपॉजिटर के लिए क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेजेस होगा या फिर क्या होगा, प्रेजुडाइज होगा। प्रेजुडाइज मतलब हार्मफुल होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, CRA, कुछ याद आना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक एजेंसी होती है जो आपको क्या देती है, क्रेडिट रेट। किसको दे रही है, कंपनी को। कंपनी को एक रेट मिलता है, ठीक है। अब ये रेट मुझे किसके सामने रखना था, मेंबर के सामने, सर्कुलर में, ठीक है, और आरओसी को भी देना था, वेरी गुड। तो अब जब ये रेट हम रखते हैं तो इससे मेंबर आरओसी सबको पता चल जाता है कि भैया हमारी रेटिंग क्या है, रिपे करने की हमारी कितनी क्या है लिमिट, ये बता देता है। तो एवरी एलिजिबल कंपनी को साफ साफ बोल दिया, हर कंपनी को एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, साल में एक बार ये रेट लेना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? और इसकी एक जो कॉपी है वो किसको देने का, रजिस्ट्रार को देने का, दैट्स इट। फिर उन्होंने बोला जो क्रेडिट रेट है, नॉट बिलो द मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग और द अदर स्पेसिफाइड क्रेडिट रेटिंग फॉर द फिक्स्ड डिपॉजिट। इन्होंने कहा कि एक लिमिट डिसाइड कर रखिए, गिवन नहीं है, प्रिस्क्राइब, जो लिमिट डिसाइड है उससे नीचे मत जाना। फॉर एग्जाम्पल वो सारी कंपनी डिपॉजिट ले पाई है जिनको क्रेडिट रेट, एग्जाम्पल ले रही हूँ, जिनको क्रेडिट रेट जो मिल रखा है वो 6 का मिला आउट ऑफ 10। मतलब कि अगर मेरी कंपनी को 4 मिला या 5 मिला है तो क्या मैं डिपॉजिट इशू कर सकती हूँ, नहीं। 8 मिला है, 7 मिला है तो कर सकती हूँ, हाँ। इन्होंने कहा एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, उस ग्रेड से नीचे नहीं जाने का। ग्रेड मतलब अल्फाबेट फॉर्म में मिलता है, मैं आपको ये किस फॉर्म में बता रही हूँ, परसेंटेज के फॉर्म में बता रही हूँ, न्यूमेरिकली बता रही हूँ, लेकिन ये ग्रेडिंग होती है, A B C+ ये सारी चीजें रहती है, क्लियर है। तो कुछ बताया उन्होंने डिटेल नहीं, तो समरी क्या है,
हर कंपनी को रेटिंग लेनी है साल में एक बार, और अपने ये चीज आरओसी को भी बताना है, और हम डिटेल में पढ़ चुके हैं मेंबर को भी बताने का। ठीक, ये जो रेट है कम नहीं होना चाहिए, जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। ठीक, चिल्लर हेडिंग रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, सेक्शन 73 का 3 क्या था? इंटरेस्ट के साथ रीपे करने का, पेड विद इंटरेस्ट, खत्म। सेक्शन 73 का 4 क्या था? अगर नहीं पे कर पाए, कंपनी फेल टू पे, तो अप्लाई टू ट्रिब्यूनल, खत्म। चले 73 का 5 क्या था? डीआरआर अकाउंट यूज होगा एक ही पर्पस के लिए, वो पर्पस क्या है? रीपेमेंट करना। चलो, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व यूज होगा, नॉट यूज, उन्होंने बोला अदर देन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलते हैं। यहाँ तक चीज क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा 73 अब खत्म होता है। इन्होंने कहा 73 खत्म होता है लेकिन कंटिन्यू 74 भी चालू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रीपेमेंट की बात करें। 73 बार में बोलता है मेंबर से ले सकते हो, मेंबर से ले सकते हो, ये बोला उसने। चलिए अब ले तो लिया, रीपे भी तो करना पड़ेगा, चलिए रीपेमेंट करेंगे। पहले इस हेडिंग को समझना, हेडिंग अच्छे से रीड करो तुम लोग, जो मैंने सर्कल किया है। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इस पे थोड़ा सा वजन दो और समझो क्या लिखा है। वेरी गुड, कंपनीज एक्ट आने से पहले, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ? प्रीवियस डिपॉजिट, पुरानी डिपॉजिट, क्योंकि कंपनीज एक्ट तो 2013 में आया है, उससे पहले पुराने 1956 के अकॉर्डिंग जो आपके डिपॉजिट थे। इन्होंने कहा कि हो सकता है आपकी स्कीम बीच में हो, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना था? 36 का, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितने का था? 36 का, ठीक है। हो सकता है हमने 2012 में स्कीम निकाली हो और इसमें अभी 3 साल हो, तो 2012, 13, 14, लेकिन कंपनीज एक्ट बीच में आ गया, बीच में आ गया, लॉ ही पूरा बदल गया। तो इन दैट केस जो पुरानी डिपॉजिट्स हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होगा? तो उन्होंने कहा उसका भी तो रिपेमेंट होगा, उसका रिपेमेंट का तरीका। वेर इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिपॉजिट, हम उस डिपॉजिट की बात करें जो बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट, या फिर जो भी पार्ट आपको पे करना है, इन्होंने कहा एट एनी टाइम देयर आफ्टर द कंपनी, इन्होंने साफ साफ पहले बोल दिया कि सुनो सारी की सारी वो कंपनी जिस कंपनी का पुराने डिपॉजिट, जिन जिन कंपनी के पास क्या है? पुराना डिपॉजिट है, वो सबसे पहले फाइल करेंगे। किसको फाइल करेंगे? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार बोले तो आरओसी, आरओसी को फाइलिंग की जाएगी। क्या फाइलिंग की जाएगी? कि हमारे पास पुराना डिपॉजिट है, कब फाइल करना है? विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कहां से? फ्रॉम द सच कमेंसमेंट। किसकी कमेंसमेंट की बात हो रही है? कंपनीज एक्ट 2013, और फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट आर ड्यू विद दी रजिस्ट्रार। समझना, पुराना जितना भी डिपॉजिट्स हैं पहले आप इंटीमेट करो ना आरओसी को, इससे आरओसी के पास एक डेटा आ जाएगा कि ये कंपनी जिसके पास पुराना कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से क्या चल रहा है, डिपॉजिट मेंटेन हो रहा है। तो प्लीज से पहले इंटीमेट करेंगे। कब इंटीमेट करेंगे? 3 महीने के अंदर। 3 महीने या तो कमेंसमेंट या फिर जब भी ड्यू है, हो सकता है 2 साल का ही हो, 2013 में ही आ रहा हो, तो ड्यू डेट और कमेंसमेंट आप आरओसी को बताओगे। स्टेटमेंट ऑल डिपॉजिट, पूरी की पूरी चीजें डिटेल में बताओगे। क्या क्या डिटेल? सम ऑफ रिमेनिंग अमाउंट अनपेड, कुछ दे रखा है या कुछ बचा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अलॉन्ग विद दी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट बोले तो अग्रीमेंट, अरेंजमेंट मतलब अग्रीमेंट, टेक्निकली अग्रीमेंट को अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद जो भी अग्रीमेंट हो रखा है, मेड फ्रॉम दिस सच पेमेंट नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग, ये सारी चीजें आपको बताना है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे बस बोल रखा है या तो ड्यू डेट से 3 महीने, या तो जब भी हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया वहां से 3 महीने क्या था, आप आरओसी को पहले इंटीमेट करो। अभी बस इंटीमेट किया है, फिर उन्होंने कहा इंटीमेट करने के बाद आपको रिपे भी करना है, लेकिन रिपे कब करना है? हमने आपको 3 साल दिए, हमने आपको कितना टाइम दिया? 3 साल, फ्रॉम दी कमेंसमेंट या फिर फ्रॉम दी एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ सच डिपॉजिट विच एवर इज अर्लियर। 3 साल के अंदर आपको चुकाना पड़ेगा। चलिए 2 केसेस लेके चलते। एक केस है कि हमने 2012 में लिया डिपॉजिट, कंपनीज एक्ट 13 बदल जाता है, ठीक है। ड्यू डेट आती है हमारी 2014 में। ड्यू डेट कब आती है? 2014 में। तो जब भी ड्यू डेट आती है वहां से कितने साल के अंदर? 3 साल के अंदर। या फिर जब भी हमारा कंपनीज एक्ट चालू हुआ था, कब चालू हुआ था? कंपनीज एक्ट 2013, वहां से 3 साल के, विच एवर इज अर्लियर। क्या अर्लियर होगा? 13 से अर्लियर होगा ना। कंपनीज एक्ट आता है, कंपनीज एक्ट आता है 2030 में, यहां से 3 साल, या फिर आपकी मेच्योरिटी आती है 40 में, यहां से 3 साल। कहां, कौन सा पहले अर्लियर आएगा? 13 वाला। तो उन्होंने कहा प्लीज जल्दी से जल्दी खत्म करो, उसे रीपे करो फटाफट।
कंपनीज एक्ट आ गया। अब हम चाहते हैं कि सारे डिपॉजिट किस तरीके से हो, न्यू एक्ट कंपनीज 2013 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमने आपको अच्छा खासा 3 साल दिया है, लेकिन आप नोटिस करो डिपॉजिट का टाइम ही कितना होता है वैसे भी, मैक्सिमम 3 साल। तो हमने आपको और अच्छा ड्यूरेशन दे रखा है, जल्दी से इसे खत्म करो। कोई ये ना बोले कि आप जल्दी वाइंड अप करवा रहे हैं। क्या जल्दी वाइंड अप करवा रहे हैं? क्या जल्दी खत्म करवा रहे हैं? क्या बिल्कुल भी नहीं। बात समझ में आ रही है? वापस हम क्या पढ़ रहे हैं, पुराना कोई भी डिपॉजिट है पहले आरओसी को इंटीमेट करो। कब करो? विद इन 3 मंथ। हमने आपको दोनों डेट दे दी, आपकी ड्यू से आती है तो ड्यू से बता दो, क्या पता आसपास हो, या फिर आपका कंपनीज एक्ट बदल गया है वहां से आओ, ठीक है। तो दोनों में से जो आपको करना है करो। करने के बाद अब आरओसी को आ गया, आरओसी सबको नोटिस देगा। क्या नोटिस देगा? 3 साल है आपके पास। आपके पास कितना टाइम है? 3 साल। 3 साल के अंदर फटाफट इसे खत्म करो, रीपे करो। अब हम नए सिरे से सारी चीजें चाहेंगे, पुरानी चीजों को खत्म करो। बात समझ में आ गई? पक्का? अब पावर किसके पास है? एनसीएलटी के पास। किस चीज की? फर्दर टाइम एक्सटेंड करने की। कुछ याद करो, हमने एक केस पढ़ा था, अच्छा खासा ह्यूज एक्सटेंशन दे रखा था, दोबारा एक्सटेंशन मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन अगर आप रीपे नहीं कर पा रहे हो तो ट्रिब्यूनल आपको टाइम देगा। द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन बाय द कंपनी, कंपनी क्या देगा कि मैं क्या हूं? इनेबल हूं, इनेबिलिटी के बारे में बताएगा। तो ये ट्रिब्यूनल आपको टाइम देगा। आप कहोगे नहीं मैं अभी नहीं चुका पाऊंगा, अपने कंपनीज एक्ट नया लेकर आ गए हो, मुझे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ी है, सीएस को बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो प्लीज मुझे थोड़ी सी छूट दे दो। तो वो चाहे तो आपको एक्सटेंशन दे देगा, लेकिन ये बात कंपनी को खुद जाकर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी तभी वो होगा, अदरवाइज 3 साल का ही टाइम है। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग देखो, लॉ में जितनी भी बातें लिखी हैं कि पुराना जल्दी से सेटलमेंट करो, कंपनी ने नहीं किया, लायबिलिटी आ जाएगी, कंपनी में भी आएगी। और इन केस फेलियर ऑफ द सेक्शन 74 के 1 में और 74 के 2 में। 74 के 1 में क्या था? यही पढ़ा ना, इंटीमेट करो, रिपे करो। 2 में क्या था? या फिर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बता दो। क्या बता दो? कि मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ। दोनों में से कुछ एक करना था, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो अब कंपनी भी गई काम से और ऑफिसर भी गया। तो उन्होंने कहा कंपनी को भी लगेगा, कंपनी फेल टू रिपे तो कंपनी शेल, ये पूरा पनिशमेंट विद द फाइन दे रखा है, एवरी ऑफिसर, ठीक है। तो ये अमाउंट दे रखा है कितना? नॉट लेस देन 1 करोड़, विच विल बी एक्सटेंड 10 करोड़। ऑफिसर को कितनी लगेगी? जेल तक जाएगा, वो इम्प्रिजमेंट बोले तो जेल, विच में भी एक्सटेंड 7 साल, देख लो भाई, ठीक है। और या फिर फाइन कितना? नॉट लेस देन 25 लाख, नॉट लेस देन मतलब मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम कितना? जो एक्सटेंड होके कितना हो जाएगा? काम कर लेना यार प्लीज यार, है ना। लेकिन क्या तुम पे ये एप्लीकेबल है? क्या ये वाला तुम पे एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि 2013 तो अब थोड़ी ना होगा, उन ऑफिसर को तो लग चुका होगा। एग्जाम्पल देके बता रहे, खुद एग्जाम्पल पढ़ना। लायबिलिटी ऑफ द ऑफिसर, देखो रीड करो। इन केस ऑफ फेलियर टू रिपे डिपॉजिट, इंटेंशन क्या था? सेक्शन 447, जहां कहीं भी फ्रॉड का इंटेंशन आएगा तो वो वाली लायबिलिटी नहीं लगेगी। सेक्शन 447 में जेल के हवा खानी पड़ जाएगी, 447 लगेगा, डिटेल में पढ़ चुके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ध्यान दो, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। कितना ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड बताओ? 3 साल। क्या 3 साल के अंदर नहीं पे कर पाए और एप्लीकेशन दी गई, क्या फर्दर टाइम एक्सटेंड कर सकता है एनसीएलटी? हाँ, अगर एक बार ह्यूज एक्सटेंशन दे दिया है, क्या बार बार दिया जाएगा? तो पूरे केस में ये बोल रखा है हम अच्छा खासा एक्सटेंशन दे चुके, अब जो भी एक्सटेंशन होगा उसे हम क्या कर देंगे? डिसमिस। एक बार दे दिया ना, बार बार देने का नहीं। क्लियर है? हेडिंग क्या लिखा है? क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, कुछ नहीं, सिक्योरिटी क्रिएट करना है, सिक्योर डिपॉजिट है, दैट्स इट। एसेट, एसेट का प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट देख लेने का। क्लियर है? रीड करना। लेकिन ये सिक्योरिटी क्या हो सकती है? मूवेबल और इमूवेबल। डिबेंचर अगर इशू किया है तो एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना होता है, बोलो हाँ। तो इन्होंने कहा कि यहां पर भी एक ट्रस्टी अपॉइंट करो। अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, और फिर उस ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी में जाए, जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा कि सिक्योर होना चाहिए। अब इस सिक्योरिटी में कौन सी प्रॉपर्टी जाएगी? मूवेबल भी जाएगी और इमूवेबल, दोनों जाएगी। लेकिन जो मूवेबल इमूवेबल है इसका ख्याल कौन रखेगा? डिबेंचर नहीं, डिपॉजिटर, है ना। डिबेंचर की जगह क्या जाएगा? डिपॉजिट। डिपॉजिट का जो ट्रस्टी है वो ये सारा ख्याल रखेगा। बात समझ में आ गई?
तो अब सारी चीजें कॉपी पेस्ट है एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 76। 76 में पहले क्या लिखा है, 76 का 1 एलिजिबल कंपनी, देखो लिखा है ना, से मतलब क्या है, वही 100 500 पड़ा था, ठीक है। चलिए सीजी ने अगर किसी को बोल दिया तो वो भी सारी चीजें ठीक। क्या लिखा है, क्या लेना है, रेटिंग, कौन सी रेटिंग की बात हो रही है, क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि प्लीज एक क्रेडिट रेटिंग ले लेना, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये बोल दिया कि भाई सिक्योर डिपॉजिट ले लो, सिक्योर फर्दर एवरी कंपनी एक्सेप्ट कर सकता है सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, लेकिन विद इन 30 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस क्रिएट करो, क्या क्रिएट करो, चार्ज क्रिएट करना, मतलब क्या, सिक्योरिटी क्रिएट करना। अब जब ये सिक्योरिटी क्रिएट करेंगे तो रूल्स में जहां जिसे इन्फॉर्म करने को बोला गया आप वही कर देना। फाइनली उन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, ये वर्ड क्या लिखा है, मीनिंग बताओ इसका, मुटाटिस मुटेंडिस मतलब कॉपी पेस्ट। जो भी आपने पढ़ा है इससे पहले वाले सेक्शन में, मतलब सेक्शन 73 में सारी चीजें कॉपी पेस्ट, बात समझ में आ गई। इन्होंने खुद से बोला कि अब हम दोबारा से बताएंगे नहीं। इन्होंने कहा पनिशमेंट 76 के ए में अगर आपने क्या किया है, कॉन्ट्रवेंशन किया है, मतलब क्या किया होगा, सही तरीके से रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी है, बस आपको एक बार रीड करना है। इन्होंने कहा कंपनी को भी लगेगी, ऑफिसर को भी लगेगी, खुद पढ़ लेना। और अगर हमें दिखा कि आपने क्या किया है, फ्रॉड, तो ये सारी पेनल्टी भूल जाओ सेक्शन 447 में, जिसमें ज्यादा जेल की हवा खानी पड़ेगी, पैसा भी देना पड़ेगा जेल के अंदर भी। यहाँ पे ऑप्शन है या तो जेल या तो फाइन, इन्होंने क्या बोल दिया, दोनों साथ में, जेल में जाकर पैसा देने का। हाँ मतलब कि इंटेंशन अगर डिफ्रॉड का होगा, फॉर एग्जांपल 4 लोग दिखे, एक जानबूझकर कर रहा था, 5 लोग, तो 5 लोगों में ये वाली लगेगी ऑफिसर, और इसको 447 लगे, क्लियर है। अब पूरी चीजें कॉपी पेस्ट है, ध्यान से सुनना। क्या अपॉइंट कर रहे हैं, डिपॉजिटर का ट्रस्टी। जब आप इसे अपॉइंट करेंगे, हमने डिबेंचर को लेकर मैं एक बार डिस्कस करूंगी, डिबेंचर ट्रस्टी कब अपॉइंट करना था, 500 से ज्यादा, मतलब 501 502 503 में आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने डिपॉजिट इशू किया है तो आपको ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, एक दो जो करना है कर दो, क्लियर है। वापस अगर आप डिबेंचर इशू करो, डिबेंचर होल्डर 500 से ज्यादा है तो ट्रस्टी अपॉइंट करना, डिपॉजिट ऐसी कोई लिमिट बताता नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखना ट्रस्टी की क्या ले लो, कंसर्न, कि मैं डिबेंचर ट्रस्टी बनने को तैयार हूं, एक लेटर होगा जिसमें वो लिखेगा, बात समझ में आ गई। चलिए देन पर्सन हु इज नॉट डिबेंचर ट्रस्टी, डिस्क्वालिफिकेशन पड़ी थी। एक बार सोच के देखो, ट्रस्टी वो इंसान है जो किसका ख्याल रखेगा, डिपॉजिटर्स का। तो क्या वो कंपनी के अंदर का बंदा हो सकता है, कभी भी नहीं। कंपनी के अंदर का बंदा कंपनी का सगा होगा, कभी डिपॉजिटर का सगा नहीं होगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन कॉपी पेस्ट जो भी हमने डिबेंचर में पढ़ा है, उन्होंने कंपनी का डायरेक्टर, की मैनेजर पर्सन, एनी अदर ऑफिसर, कॉपी पेस्ट ऐसे रिपीट लिख दो डिबेंचर में जो पढ़ा है। अब मुझे बताओ, डिपॉजिट ट्रस्टी को रिमूव कर सकते हैं, हाँ। इन्होंने एक कंडीशन बता दी, नो बोल दिया। इन्होंने कहा अगर आफ्टर द इश्यू ऑफ सर्कुलर इशू कर दिया है, 76 पढ़ रहे हैं, ये सर्कुलर किसको इशू कर रहे हैं, मेंबर को कि पब्लिक को, पब्लिक को। अगर आपने क्या इशू कर दिया, सर्कुलर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इन्होंने कहा आप ट्रस्टी को नहीं निकालोगे। नो ट्रस्टी फॉर द डिपॉजिटर शेल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर द इशू बिफोर द एक्सपायरी, लेकिन एक्सेप्ट कब करेंगे, जब सारे डायरेक्टर अगर मान गए तो। चलिए वापस बता रही हूँ, समझना। वापस एक बार ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया, वो ट्रस्टी अपना काम चालू कर देगा, ठीक। निकालना है तो पहले निकाल दो। रिमूव लिखा है, रिमूव मतलब क्या होता है, एक होता है रेजिग्नेशन, एक होता है रिमूव। मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने छोड़ दिया, मैंने ट्रस्टी की नौकरी छोड़ दी, रेजिग्नेशन दिया, कंपनी ने मुझे निकाला, मतलब रिमूव। हेडिंग किसकी बात कर रहा है, रिमूव। इन्होंने कहा आप ट्रस्टी को रिमूव नहीं करेंगे, आफ्टर, कब नहीं करेंगे, आफ्टर द इश्यू ऑफ सर्कुलर। अगर सर्कुलर आपने दे दिया, एडवर्टीजमेंट दे दिया है, तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, टाइम से पहले, मेरा अपॉइंटमेंट 1 साल का था, 2 साल का था, 3 साल का था, उससे पहले आप निकालेंगे नहीं, ठीक। एक्सेप्ट निकाल सकते हैं जब सारे के सारे डायरेक्टर अगर हाँ बोलते कि इस ट्रस्टी का काम अच्छा नहीं लग रहा है तो निकाला जा सकता है, लेकिन वो डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट हो। कभी भी वोटिंग की जाती है तो प्रेजेंट की ही देखी जाती है, बस उन्होंने ये सारी बातें लिख दी है। प्रोवाइडेड दैट इन केस कंपनी रिक्वायर्ड, कभी कभार कुछ कंपनीज होती है जिनको बोला जाता है कि आपकी कंपनी में कौन रहेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इन दैट केस एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए उस मीटिंग में, जिसने हाँ बोली है, हाँ बोला है कि इस ट्रस्टी को निकाल दो, तो निकाला जाएगा, अदरवाइज नहीं। दो बातें हैं, कंपनी में नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सबकी हाँ होगी तो निकाला जाएगा टाइम से पहले।
अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो उन सब में एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना चाहिए। क्या लिखा है, हेडिंग बताओ। ट्रस्टी की क्या ड्यूटीज होगी, क्या इंश्योर करेगा, ड्यू डिलिजेंस, क्या इंश्योर करेगा, सफिशिएंट है कि नहीं। कॉपी पेस्ट रिपीट लिखो, डिबेंचर में पड़ा है। मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर, क्या मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर था, कितने लोग मीटिंग करेंगे, वापस आओ, कल ही पढ़ा था ना, 1/10। 1/10 की रिक्वेस्ट आएगी, पढ़ा था ना। या फिर इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, कब कब इनकी मीटिंग होगी, ट्रस्टी इनकी मीटिंग तब करवाएगा जब 10% के लोग आ जाएंगे कि भाई मीटिंग कराओ, या फिर डिफॉल्ट होगा तो वो सबको वैसे बुलाने वाला है। एप्लीकेशन फॉर दी डिपॉजिट, क्या लिखा है, डिपॉजिट कब एक्सेप्ट होगा, जब हमें ऑफर देंगे एप्लीकेशन के साथ। आप क्या दोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और उसमें पैसा के साथ दोगे। एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट। क्या डिपॉजिटर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर अपने एक नॉमिनी रखेगा, नॉमिनी के पास कब पैसा आएगा। अगर डिपॉजिटर है वो क्या बोलेगा, मेरी डेट के बाद मेरा पैसा इस बंदे को मिलना चाहिए, तो प्लीज नॉमिनी भी होना चाहिए। क्या लिखा है, हेडिंग बस देखो। पैसा दिया शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, डिबेंचर दिया डिबेंचर सर्टिफिकेट। ऐसे ही डिपॉजिट, आपने डिपॉजिट का पैसा दिया, मैं आपको क्या दूंगी, डिपॉजिट रिसिप्ट। कब देना है, उन्होंने कहा 21 डेज। 20 डेज कहां से, 21 डेज कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दी मनी। या तो पैसा दिया या तो चेक या फिर डेट जो भी है वापस। आपने मुझे पैसा दिया, पैसे देने के कितने दिनों बाद मैं आपको रिसिप्ट दे दूंगी, 21 डेज, बस देखिए बाकी कुछ नहीं है। मेंटेन करना है, कुछ सुना सुना लग रहा है। ये पैसा लिक्विड एसेट किस में करना है, कितना, 20%। कोई डेट पड़ी थी, कभी भी 20% से कम बिलो नहीं होना। रिपीट। नेक्स्ट क्या लिखा है, हर किसी का रजिस्टर होता है, चाहे वो मेंबर का हो, डिबेंचर होल्डर का, चाहे डिपॉजिटर का। क्या लिखा होगा उसमें, नेम, गार्जियन एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब रीड कर लेना, फ्री की बात है। प्रिजर्व करके रखना है 8 साल तक। परमानेंट प्रिजर्व किसका रहेगा, मेंबर का जो रजिस्टर है। मैं किसी कंपनी में मेंबर बनती हूँ तो मेंबर का रजिस्टर ऑल टाइम कंपनी को मेंटेन करना है। लेकिन उन्होंने कहा डिबेंचर का, देन डिपॉजिटर्स का, इन सब का जो रहता है प्रिजर्व करके रखना है, कितने के लिए, 8 साल। कंपनी की मर्जी है, बहुत ज्यादा रखना है रख लो, लेकिन 8 साल के बाद उनको जो करना है करो, उस रजिस्टर को फाड़ना फेंकना जो करना है करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। कंपनीज एक्ट बोलता है भैया 8 साल तक हमें चाहिए, ताकि हम कभी भी पूछे तो आप पिछले 8 साल का रिकॉर्ड हमें दो। 8 साल से ज्यादा पुराना कंपनी कभी मांगेगी नहीं, कंपनीज एक्ट नहीं मांगे। क्लियर है। लेटेस्ट एंट्री मेड इन दी रजिस्टर, रजिस्टर में कभी आप रिन्यू भी करवा देते हो ना, तो वो रिन्यू की भी फिर वो कह रहे कभी भी आपने फाइनेंशियल ईयर कोई भी लेटेस्ट किया, वहां से 8 साल, रीपेमेंट से नहीं। रीपेमेंट करने के बाद आप एंट्री तो करोगे, न्यू डिपॉजिट लोगे एंट्री तो करोगे। उन्होंने कहा एंट्री से मतलब एनी एंट्री, चाहे वो न्यू हो, चाहे वो रिन्यू, चाहे वो रीपेमेंट ही क्यों ना हो। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, प्री मेच्योर, बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कॉपी पेस्ट है, समझना। 3 साल 36 मंथ का था मेरा डिपॉजिट, कितने मंथ का था, 36। मैंने पहले ही रिपे कर दिया, कंपनी ने, कंपनी का पैसे आ गए हमारे पास, दे रहे हैं हम वापस आपको। तो मैक्सिमम और मिनिमम एक ड्यूरेशन था, मिनिमम कितना था, इन्होंने कहा आपके पास पैसे 2 महीने में ही आ गए, क्या दे सकती हूँ, मिनिमम 6 महीने तो रखने पड़ेंगे, मिनिमम 6 महीने तो रखने पड़ेंगे। अब 24 मंथ का था मेरे एग्जाम्पल में, ठीक है, मैं अभी 2 महीने में देना चाहती हूँ, नहीं दे सकती, मुझे कितना महीना रुकना है, 6 महीने। लेकिन 6 महीने जैसे तुरंत ही मैंने आपको पैसा दे दिया, तो तुम्हें क्या लगता है पूरा इंटरेस्ट दूंगी। बैंक से जब आप लोन लेते हो, बैंक से जब आप लोन लेते हो तो बैंक ने क्या बोला, भैया ये इंटरेस्ट है, लेकिन आपने पहले ही पूरा पे कर दिया तो इंटरेस्ट थोड़ा बच जाता है। तो लॉस किसको होता है, तुमको लॉस होता है कि बैंक को, बैंक को लॉस होता है क्योंकि जल्दी पे कर दिया है। सेम, कंपनी ने आपको डिपॉजिट रिटर्न कर दिया जल्दी, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के वादे किए थे वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपको थोड़ा सा लॉस होगा। तो उन्होंने कहा ज्यादा लॉस मत देना, कितना डिडक्ट करना, ओनली 1%। फॉर एग्जाम्पल 7% 8% जो भी है, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 6% के हिसाब से। एग्जाम्पल में 7% है, मैंने आपको वादा किया था 24 मेच्योरिटी है मंथ्स की, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 7%। मैं जल्दी रिपे कर रही हूँ तो कितना डिडक्ट कर लिया जाएगा आपका, 1% खा जाएंगे,
ठीक है, और आपको कितना दिया जाएगा, 6% के रेट से आपको दे दिया जाएगा। कुछ तो लॉस होगा, तो लॉस कितने का है, 1% का लॉस। पूरे मोटे पैराग्राफ में यही दे रखा है। अब सब में लिखो कॉपी पेस्ट। क्या लिखा है हेडिंग, बस 1% होता है ना, चलिए 1% रेट कम हो जाता है बस। रिटर्न देना है किसको, रजिस्ट्रार को, कुछ नहीं 30 डेज के अंदर बताने का। डिस्क्लोजर देना है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग से लिखा होना चाहिए कितना डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किया। ये क्या लिखा है, पेनल रेट मतलब पेनल्टी रेट। अगर आपने टाइम पे सारी चीजें नहीं करी तो कितने परसेंट से, 18% पर एनम। सीजी के पास क्या पावर होगी, उन्होंने क्या लिखा है, सीजी, पावर ऑफ सीजी टू डिसाइड सर्टेन क्वेश्चन। कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पे अगर फंसते तो सीजी के पास पावर, उसमें रूल्स रेगुलेशन बना सकते। क्या लिखा है ये, एलिजिबल कंपनी है, एलिजिबल कंपनी में वो सब भी आ जाएंगे जो सीजी जिसमें उंगली रख दे, ठीक है, घिसी पिटी बातें। स्टेटमेंट क्या लिखा है, ये किसकी बात कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले। बस उन्होंने कहा उसका जो स्टेटमेंट है प्लीज आपको जीपीटी जो फॉर्मेट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको सबको डिस्क्लोज करना है। क्लियर है बच्चा, नहीं करोगे तो पनिशमेंट। बोर्ड रिपोर्ट में ये बातें लिख देना, और उसके बाद आता है रेजोल्यूशन, सब रीड करके आना है। और कुछ नहीं है, जो मैंने बोला है ना बस उतना ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चैप्टर होता है ओवर। होता है, लॉस होता है,